हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में एकदम। तो मैं आकाश रावण, आप सभी का फिजिक्स मास्टर, आप सभी का फिजिक्स टीचर आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर, वो भी आपके पसंदीदा बैच उदय में। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला के इस लवली से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश आप सभी के साथ मिलकर बनाऊंगा एक और 11 और हम करेंगे बहुत मजा ढेर सारा। तो भाई, बात कुछ ऐसी है कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पुरानी वीडियोस आप लोगों ने देखी ही होंगी, मेरे पढ़ाने की टेक्निक्स, मेरे पढ़ाने के तरीके से अब आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। अब आपको एक एक बात समझ आ गई होगी। जैसा कि आपको पहले से पता है कि आपका ये जो बैच है ना उदय, ये उदय स्पेशली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो कि हिंदी मीडियम में है और क्लास 9 का मटेरियल ढूंढते रहते हैं। अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम आपके पास खुद आ रहे हैं ये सारा मटेरियल लेकर। तो भाई, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। बेटा देखो, बड़ी आसान सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है, बड़ी सरल सी बात है कि समय जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। समय वो खजाना है, समय इतना कीमती है कि उसे आप किसी भी हालात में, उसे आप किसी भी परिस्थिति में, उसे आप किसी भी कोई भी कीमत देकर उसे दोबारा नहीं बना सकते। तो समय का उपयोग करते हुए हर एक लेक्चर को अच्छी तरह से देखा करो बेटा, क्योंकि ज्ञान ही तो मिल रहा है बेटा। हर एक लेक्चर को अच्छी तरह से देखा करो, हर एक लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिठाया करो। और बच्चे, एक सर है, उन सर ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि यार, वो बच्चा तो उन लोगों से बेहतर है ना जो बैठकर लेक्चर देख रहा है। वो बच्चा बहुत डेडिकेटेड होगा जो टाइमली लेक्चर देख रहा है। वो बच्चा, यार आपको जितना मटेरियल दिया जा रहा है ना, आपको जितनी बातें बोली जा रही है ना, अगर आप उन बातों को अच्छी तरह से पढ़ लो, अगर आप उन बातों को अच्छी तरह से जान लो, अगर आप उन बातों को अच्छी तरह से पहचान लो ना, तो लिटरली ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जो आप पढ़ ना पाओ। बच्चे, एग्जाम पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है यार। क्या लगता है? पढ़ना लगता है। पढ़ने के साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी 100% हो जाएगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि छोड़ा जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि रह जाएगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, किसी लेवल का टॉपिक नहीं होगा, किसी लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। बस शर्त इतनी है कि हमें चाहिए कंसंट्रेशन, 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 कंसंट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जड़ है भाई आपके सक्सेस की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी सक्सेस का। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइमली आप लेक्चर देखा करो। और लेक्चर देखकर ऐसा नहीं कि भाई मूवी देख गई, मजा आ गया, इंटरवल हो गया, ऐसा नहीं। ये कोई मूवी नहीं है। ये लेक्चर को इंप्लीमेंट करा करो। उसके बाद आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल हो, आपके पास कोई बुक हो, आपने जो नोट्स बनाए उन नोट्स को रिव्यू करते रहा करो। वक्त वक्त पर वो सारी चीजें रिव्यू करते रहा करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर की बातें, जो कि आज हम पढ़ने वाले नहीं। अब जो आज का जो चैप्टर है ना, काफी बच्चों को बहुत पसंद आता है। आज का जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। आज गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है बच्चा, और ये ऐसा चैप्टर है, इजी भी है, ज्यादा कोई टफ बातें हैं नहीं इसमें, ज्यादा कोई मुश्किल बातें हैं नहीं। तो बच्चा बस इजी भी है, ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से समझना है। गुरुत्वाकर्षण तब से है इस संसार में, गुरुत्वाकर्षण तब से है इस ब्रह्मांड में, गुरुत्वाकर्षण तब से है इस पूरी आकाश गंगा में, जब से इसका निर्माण हुआ है। अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी, लेकिन हम जो बातें पढ़ रहे हैं ना, हम जो बातें सीख रहे हैं ना, वो एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक जिनका नाम था आइजैक न्यूटन, उनके द्वारा बताई गई। ठीक है, जैसा कि आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद गुरुत्वीय स्थिरांक या फिर गुरुत्वीय नियतांक या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इजी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, टफ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और मजेदार न्यूमेरिकल भी करेंगे। बस आप बने रहना मेरे साथ, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मुस्कुराते रहो, एंजॉय करो जिंदगी को, पढ़ो, बस यही जिंदगी है। धीरे धीरे आप देखना सक्सेस के कदमों की ओर बढ़ाते जाओगे, सक्सेस की ओर बढ़ते जाओगे। बस बने रहना मेरे साथ। तो भाइयों और बहनों, शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले हम पढ़ने के हवाले, सबसे पहले हम पढ़ने के हवाले भाई, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है, जैसा कि आपको मैंने समझा दिया है, हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम है चैप्टर का? गुरुत्वाकर्षण। सबसे पहला चैप्टर है बच्चा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। गति के बाद हम जड़त्व के बारे में पढ़ चुके हैं, न्यूटन की गति के नियम हम पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। अब बच्चे, जो आपका सिलेबस है ना, बड़े प्यार से, बड़े डेडिकेशन से, बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, और उस सिलेबस को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। उस सिलेबस को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो, मजा आएगा, हर चीज समझ आएगी। तो भाइयों और बहनों, शुरू करते हैं आज के बारे में, गुरुत्वाकर्षण। अब पहले तो हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे बच्चे आज के इस लेक्चर में? मैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है वो बताऊंगा, संतुलित बल व असंतुलित बल क्या होता है ये भी बताऊंगा, जड़त्व क्या होता है, यार तो ये तो पुराने लेक्चर का प्रिंटेड आ गया है। ठीक है, अब अच्छा देखो, और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ और बातें भी हम यहां पर पढ़ेंगे। अब पहली बात, गुरुत्वाकर्षण है क्या?
पहली बात गुरुत्वाकर्षण है क्या? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण जानने से पहले आपको एक शब्द के बारे में याद करना होगा, जिस शब्द के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, और उस शब्द का नाम है बल। क्या आप जानते हो बल क्या होता है? क्या आप जानते हो बल क्या होता है? अरे यार, आज तो तुम्हारा बल वाला जो काम है ना, वो बच्चों वाली, जब आप 5th 6th 7th क्लास में थे ना, तो आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई गई होगी बल की, कि बल एक प्रकार का धक्का है या फिर एक प्रकार का खिंचाव है। पढ़ाई गई होगी ना भाई। आप किसी दोस्त को धक्का मारते हो, आप किसी दोस्त को अपनी तरफ खींचते हो, आप क्या लगाते हो? बल। आप क्या लगाते हो? फोर्स। अच्छा, कभी आपने अपने दोस्त से लड़ाई की होगी कभी ना कभी। अच्छा, कब ऐसे करना मत यार, मिलजुल कर रहा करो, वही जिंदगी है। कभी आपने अपने दोस्त से प्यार से ऐसे पुश किया होगा कभी ना कभी। कैसा किया? अच्छा, मेरी मम्मी तो मुझ पर रोज बल लगाती है। अब आपको पता है कैसा? कभी कभी 150 किलोमीटर की चीज से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आता है, वो भी बल लगाता है मेरे ऊपर। तो बच्चा, बल क्या होता है? मैंने एक डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी कि बल जो है अवस्था परिवर्तन करता है, बल जो है वेग परिवर्तन करता है, बल जो है आकार परिवर्तन करता है। उसके बारे में आप पढ़ चुके हो। आज मैं साधारण सी परिभाषा याद करा रहा हूं आपको कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का धक्का। आप किसी वस्तु पर धक्का लगाते हो ना, क्या लगाते हो? बल। आप किसी वस्तु को खींचते हो ना, क्या लगाते हो? बल। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे, जैसे कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मैं इस पर बल लगाऊं, ये लो, ये आगे बढ़ गया, तो बल ने क्या लगाया? धक्का, और बल को मैंने वापस खींचा, खिंचाव। अच्छा बेटा, इस संसार में कुछ बातें हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सीख रहे हैं बेटा, और ये बेसिक्स हैं, और इन बेसिक्स को याद रखना। इस संसार में हर एक वस्तु के पास मास है। क्या है बच्चे? मास है। मास हिंदी में बोले तो द्रव्यमान है। बच्चे, कि द्रव्यमान, यार द्रव्यमान के बिना कोई, भाई मेरा शरीर है, मेरे शरीर में कुछ वजन है ना, वो वजन भी तो एक प्रकार का द्रव्यमान है। ठीक है, वजन एक प्रकार के द्रव्यमान से बनता है ना। अच्छा, कोई भी वस्तु में उठाता हूँ, उस वस्तु के पास, अब मैंने मोबाइल उठाया, अगर मोबाइल के पास वजन है, और अगर उस मोबाइल के पास वजन है, तो उसमें द्रव्यमान तो होगा। किसी भी वस्तु, भाई आपने कभी ना कभी अपने दोस्त को उठाया होगा, आई हैव द पावर, आप कोशिश तो करी होगी। आप अगर, अच्छा मम्मा यही कहती होंगी, बेटा बेटा पानी की बाल्टी उठा के ला दे, आपने किया होगा ऐसा। अरे यार मम्मी, मेरे से वजन नहीं उठता। वजन है तो द्रव्यमान है। हर वस्तु इस संसार में, हर एक वस्तु के पास, जो वस्तु आप इमेजिन कर रहे हो, हवा की बात भी कर रहा हूं ना, तो उस हवा के पास भी वजन है, और वजन है तो द्रव्यमान है। ठीक है, तो बच्चे, इस संसार में हर वस्तु के पास, चाहे वो बहुत बड़ी वस्तु हो, चाहे वो बहुत छोटी वस्तु हो। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में केमिस्ट्री वाले सर से डिटेल में पूछना क्या होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे ना, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ ना कुछ वजन है। हाँ, हमारी पहुंच से काफी कम है। और अगर आपको मैं एक तराजू दे दूं और बोलूं कि ले भाई, ये तराजू को ले जा, इस वेइंग मशीन को ले जा, और जाके सैटर्न, शनि ग्रह का वजन करके आ, मतलब शनि ग्रह के पास भी कुछ ना कुछ वजन है। मेरे शब्दों को कैच करो, शनि ग्रह के पास भी कुछ ना कुछ वजन है। अच्छा, अभी आपने कहीं ना कहीं दुकान पर सामान लेने जाते होगे, आप सब्जी लेने गए, एग्जाम्पल के लिए, सब्जी वाले ने हरी मिर्च रखी, वजन निकला उसका। टमाटर रखा, उसका भी कुछ ना कुछ वजन है। अच्छा, उसके बाद आप उस वेइंग मशीन पर खुद बैठ जाओ, मतलब आप में भी कुछ वजन है। आप उस दुकानदार को उठाकर बिठा दो, उसमें भी कुछ ना कुछ वजन है। आप उसकी पूरी दुकान को उठाकर उस मशीन पर रख दो, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ वजन है। तो हर वस्तु इस संसार में, हर वस्तु किसी ना किसी द्रव्यमान को कंसिस्ट करती है। हर वस्तु को बनाने में कुछ ना कुछ द्रव्यमान रखा होगा। तो यदि मैं एक शब्द बोलूंगा पिंड, यदि मैं एक शब्द बोलूंगा बॉडी, अगर मैं किसी शब्द की बात कर रहा हूं, पिंड की बात कर रहा हूं, मतलब एक ऐसी वस्तु की बात कर रहा हूं जिसके पास द्रव्यमान है। ठीक है, किसकी बात करूंगा बच्चे मैं? जिसके पास क्या है? द्रव्यमान। तो यदि मैं पिंड बोलूंगा ना, पिंड बोलूंगा, इसका मतलब समझ जाना, द्रव्यमान। अच्छा, इस संसार में हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी जो आकाशगंगा है ना बच्चे, उस आकाशगंगा के पास 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं। अच्छा, उसके बाद अनंत तारे हैं, तारे अनंत हैं। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है हमारे पास, और उस ऊर्जा के स्रोत को क्या कहा जाता है? सूर्य। तो इस आकाशगंगा में सूर्य है, इस आकाशगंगा में सूर्य और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। अच्छा, उन प्लैनेट्स के कुछ सैटेलाइट्स भी हैं, उन प्लैनेट के कुछ उपग्रह भी हैं। जैसे हमारा सैटेलाइट, हमारा मामा, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों ने, सबसे प्यारा कौन है? मामा, चंदा मामा। तो चंदा मामा जो है ना, वो भी कुछ ना कुछ वजन लेकर चलते हैं। अच्छा, अगर वो वजन लेकर चलते हैं, अर्थात वो क्या है? एक पिंड है। वो क्या है बच्चा? एक पिंड है। कभी आपने एक बात सोची कि चांद हमारा साथ छोड़कर जाता क्यों नहीं है? कभी आपने एक बात सोची कि हमें सूर्य जो है ना बार बार कैसे दिख जाता है, वो अपनी जगह छोड़कर जाता क्यों नहीं है? इसका कारण पता है क्या है? आज हम उसके कारण को जानने वाले हैं, और उसका कारण है
अरे अभी नहीं बता रहा, थोड़ा सस्पेंस तो रहने दो मेरे भाई और बहनों। मैं आजकल इंडियन सीरियल बहुत देख रहा हूँ, बहुत सारे सीरियल्स देखने लगे। अब सीरियल्स में सस्पेंस बनाया जाता है, ठीक है, तो अब सस्पेंस को बनाए रखता हूँ, सस्पेंस को जानता हूँ। तो भाइयों आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। किसके बारे में? अच्छा यार थोड़ा सा और बेसिक सीख लें। अब बच्चे बात करते हैं बल की। पहले तो हम बात करेंगे बच्चे बल की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? बल की। थोड़ी सी मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी है बेटा, हिंदी की राइटिंग को ज्यादा अच्छी है। आप लोग इतने दिन में समझ ही गए होंगे मेरी राइटिंग कितनी प्यारी है। अब बल अंग्रेजी में कहा जाता है बच्चा इसको फोर्स। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं बच्चा? इससे फोर्स। न्यूटन साहब ने फोर्स को डिफाइन करने के लिए, न्यूटन सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स को डिफाइन करने के लिए पहला नियम लिया और फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा नियम लिया। अधिक जानकारी के लिए पुराने लेक्चर्स को देख कर आए जहां पर डिटेल में आपको एक बात बताई गई है। तो बच्चा देखो, हम बात करें बल की, तो बल बेसिकली क्या है? ठीक है, बल एक प्रकार का धक्का है और एक प्रकार का खिंचाव है। एक प्रकार का धक्का है और एक प्रकार का खिंचाव है। जब हम खिंचाव की बात करते हैं ना, तो वो बल कहलाता है आकर्षण बल। कौन सा बल कहलाता है बच्चे? आकर्षण बल। यदि हम किसकी बात करते हैं? खिंचाव की बात करते हैं ना, तो वो बल कैसा कहलाता है? आकर्षण बल। और जब हम धक्के की बात करते हैं ना, तो वही बल क्या कहलाने लगता है बच्चे? प्रतिकर्षण। वही बल क्या कहलाने लगता है बच्चा? वही बल कहलाने लगता है प्रतिकर्षण। तो यदि हम गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं तो बल का एक ही प्रकार हम दिमाग में रखेंगे, और वो कौन सा है बच्चे? आकर्षण। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, अच्छा अब यार जैसे ही मैं शब्द बोलता हूं ना गुरुत्वाकर्षण, तो आपके दिमाग में अर्थ आ जाती है, आपके दिमाग में पृथ्वी आ जाती है। और एक सवाल का जवाब आप लोग मुझे दोगे, मैं इसका खुद आंसर भी दूंगा। एक सवाल का जवाब आप लोगों को, क्या इस संसार में आपने ऐसी कोई चीज देखी है? मैं भूत की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं इस संसार में क्या आपने ऐसी कोई, मैं इस हमारी पृथ्वी की बात कर रहा हूं, क्या इस पृथ्वी में आपने ऐसी कोई चीज देखी है जो कि पृथ्वी की सतह से विपरीत दिशा में जाती हो? अच्छा, हम चंद्रयान छोड़ रहे हैं, वो हम बल लगा रहे हैं। अच्छा, ऐसी कोई चीज देखी है जो पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर ना गिरे? जो पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर ना गिरे, क्या आपने ऐसी कोई वस्तु देखी है? तो बच्चे आज हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। तो जब भी हम बात करेंगे ना गुरुत्वाकर्षण, तो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल के बारे में बात कर रहे होंगे। इस प्रतिकर्षण बल से संबंधित एक मैं बहुत प्यारा फैक्टर बताऊंगा जो थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब अच्छा देखो, पहले तो मैं रफ कर दे रहा हूं भाई, ये मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। अब अच्छा, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में मैं बात कर रहा हूं, उस पूरे ब्रह्मांड में, अनंत आकाश ब्रह्मांड में, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में जिन जिन वस्तुओं के पास द्रव्यमान है, क्या बोल रहा हूं बच्चे में? जिन जिन वस्तुओं के पास द्रव्यमान है, मुझ में है, मेरे में वजन है। आप जो, हाँ आप ही से कह रहा हूं, आप ही से कह रहा हूं, आप जो लेक्चर देख रहे हो ना, आप ही से कह रहा हूं, आपके पास भी तो द्रव्यमान है, आपके पास भी तो कुछ ना कुछ वजन है। अच्छा, उसके बाद आपके पास रखा हुआ पेन, आपके पास रखा हुआ मोबाइल, आपके पास रखी हुई टेबल, आपके पास रखी हुई दरी, आपके पास रखा हुआ तकिया, इन सारी वस्तु के पास क्या है? द्रव्यमान है। तो जिस वस्तु के पास द्रव्यमान है ना, जिस वस्तु के पास द्रव्यमान है ना, वो आपको आकर्षित कर रहा है। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्योंकि आपको आकर्षित क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके पास भी द्रव्यमान है, क्योंकि आपके पास क्या बच्चे? द्रव्यमान। तो इस संसार में जिस भी वस्तु के पास, इस ब्रह्मांड में जिस भी वस्तु के पास, इस संसार में जिस भी वस्तु के पास, इस ब्रह्मांड में जिस भी वस्तु के पास द्रव्यमान है, वो दूसरी बॉडी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आकर्षित, आकर्षित मतलब खींच रही है। मैंने बात करा आकर्षित, आकर्षित करने का मतलब क्या है? खींच रही है। अरे भाइयों और बहनों, मैं जा रहा हूं 10वीं मंजिल पर, पृथ्वी की सतह से 10 मंजिल ऊपर चला गया। अब मैं पृथ्वी की सतह से 10 मंजिल के बाद कूद जाऊं और सोचूं मैं ऊपर जाऊंगा, तो मैं पहले आऊंगा नीचे, उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो बच्चे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? हर वो वस्तु, जैसे पृथ्वी के पास द्रव्यमान है ना, पृथ्वी के पास द्रव्यमान है, तो मैं अगर पृथ्वी के पास से किसी वस्तु को फेंकता हूं तो वो पृथ्वी की सतह की ओर चली आएगी। क्यों चली आएगी? क्योंकि पृथ्वी की सतह के पास, पृथ्वी के पास एक ऐसा गुण है जिस गुण को क्या कहा जाता है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण। अब इमेजिन करो ना यार, अब इमेजिन करो ना, अभी कुछ दिनों पहले चंद्रयान गया है ना, चंद्रयान। अब चंद्रयान वहां पर गया है, तो चंद्रयान आराम से लैंडर वहां पर बैठा हुआ है। अच्छा, उससे रोवर बाहर निकल रहा है, आपने वीडियोस इमेज देखी होंगी। अब वो जो लैंडर है वो रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है? वो सरफेस पे रखा कैसे हुआ है? क्योंकि चांद के पास भी द्रव्यमान है, चांद के एक पिंड है, और उस पिंड के पास क्या है? द्रव्यमान, अर्थात वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उस चांद पर, अच्छा चंद्रयान 2 असफल क्यों रहा? आपने सोचा क्योंकि वहां पर हमने उस आकर्षण का विरोध अच्छी तरह से नहीं कर पाए थे, इस वजह से वो प्रॉपर लैंड नहीं कर पाया। लेकिन अब की बार हमने पूरी तैयारी करी थी। तो बच्चा देखो, आप इमेजिन करो ना थोड़ी सी, अगर मैं चांद पर खड़ा होता, तो मैं चांद पर खड़ा होता ना,
माना कि भाई मैं चांद पर नहीं खड़ा हूं, मैं अपनी पृथ्वी पर खड़ा हूं, अपनी धरती पर ही खड़ा हुआ हूं, तो अगर मैं चांद पर खड़ा होता तो चांद पर खड़ा ही होता ना यार, मैं चांद पर प्रेजेंट ही होता ना यार, मैं चांद पर रहता ही ना यार मैं। तो बच्चे चांद पर भी तो द्रव्यमान है, अर्थात वो भी चीजों को पकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, पकड़ के रखता, पकड़ के। अच्छा अब सुनना, बहुत अलग अलग कहानियां, बहुत प्यारी प्यारी कहानियां हैं। आपने कभी छत पर से बॉल फेंकी है ऊपर की तरफ? फेंकी कभी ऊपर की तरफ? अगर आप बॉल फेंकोगे ना तो बॉल ऊपर जाएगी, और ऊपर से कहां जाएगी? नीचे। क्यों नीचे आ जाएगी? क्योंकि पृथ्वी के पास क्या है? द्रव्यमान। पृथ्वी एक पिंड है और बॉल भी तो एक पिंड है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। अच्छा एक सवाल, मैं जब छोटा बच्चा था ना, मेरे सर मुझे जब पढ़ा रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार ये बॉल है और ये पृथ्वी है, तो मैं बॉल को पकड़ा हूं तो पृथ्वी यहां पर खिंची हुई क्यों नहीं चली आ रही? ऐसा भी होना चाहिए। आप 10वीं मंजिल पर खड़े हो ना, तो 10वीं मंजिल पर पृथ्वी आपकी तरफ खिंची हुई आ जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इस सवाल का जवाब भी आपको कुछ देर में दिया जाएगा, इस सवाल का जवाब भी आपको कुछ देर में बताया जाएगा। इस सवाल बस बने रहना, बस बने रहना और बने रहना, और मेरी आवाज को सुनते रहना। अगर आप मेरी आवाज सुनते रहोगे ना, तो आपको गुरुत्वाकर्षण आज पूरा कवर कर दिया जाएगा, गुरुत्वाकर्षण पूरी बातें सिखा दी जाएंगी। तो बच्चा सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण बेसिक सीख रहे हैं, और अगर आपके बेसिक क्लियर होगा ना, चैप्टर आपको चुटकियों में करा दूंगा, चैप्टर आपको चुटकियों में करा दूंगा, बड़ा मजेदार है। ठीक है, अब बच्चा सुनो ध्यान से, बात यह है गुरुत्वाकर्षण इस संसार के हर एक पिंड के पास है। मैं क्या बात कर रहा हूं? इस गुरुत्वाकर्षण इस संसार के हर एक पिंड के पास है। तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, तुम्हारे बाबू के पास भी है, तुम्हारे दोस्त के बाबू के पास भी है, तुम्हारे मोबाइल में भी है, हर एक चीज के पास है। तरंगों के पास भी है, सारी की सारी वस्तुओं के पास क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। वो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनके पास क्या है? द्रव्यमान। तो इस संसार की हर एक वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है, वो दूसरी द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर खींचती है। मतलब मेरे और आपके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, आपके और इस पेन के बीच में भी एक आकर्षण बल लग रहा है, जिस बल का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। जिस बल का नाम क्या है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण बल। एक आपको बहुत प्यारी बात बताऊं, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, यदि कोई महान व्यक्ति, यदि कोई जानकार इस बात को देख रहा है ना, तो मुझे माफ करिए यदि अगर मैं कुछ गलत कह जाऊं तो, है ना, क्योंकि मैं उस जमाने का नहीं हूं। अराउंड सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज किसी और ने नहीं की थी, हमारे भारतीय ऋषि, जिनका नाम एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है, यदि कोई व्यक्ति देख रहा हो तो गलत बोल जाऊं तो मुझे माफ करना। ठीक है, एक जहां तक मुझे उनका नाम याद है, भास्कराचार्य था। ठीक है, 620 में 675 के आसपास की बात है, उन्होंने पूरे संसार की संरचना को चुटकियों में बता दिया था। उन्होंने बोल दिया था पहले कि भाई संसार है, इस संसार में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, इस संसार में प्लैनेट्स जो हैं सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, और इस संसार में हर एक प्लैनेट एक दूसरे को, हर एक ग्रह एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, और इस आकर्षण बल को नाम रखा गया था गुरुत्वाकर्षण। तो जब दुनिया को कुछ नहीं पता था ना, हमारे भारत को ग्रेविटी के बारे में पता था। जब दुनिया को चलना नहीं आता था ना, तो हमारे इंडिया को ग्रेविटेशन के बारे में सारी बातें बताती। तो बच्चे गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा वस्तु का गुण है जिसकी वजह से एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर बुला लेती है। देखो एग्जांपल लेके दिखाऊं, यह रहा पेन, अब अर्थ से बुला रही है। क्या बोला? देखो भाई मैंने इसे फेंका ना, तो अर्थ ने इसे अपने पास बुला लिया, क्योंकि अर्थ बड़ी है तो उसका पावर ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण का बल ज्यादा है। ये भाई साहब छोटे हैं, तो ये भाई साहब जब छोटे हैं ना, तो इसे अपने पास नहीं बुला पा रहा है। तो बच्चे देखो गुरुत्वाकर्षण क्या है? इस संसार के हर पिंड के पास दूसरे पिंड को आकर्षित करने का एक गुण होता है, जिस गुण को बोला गुरुत्वाकर्षण। जरूरी नहीं है वो सिर्फ पृथ्वी के पास ही हो, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ सूर्य के पास भी हो, जरूरी नहीं वो किसी प्लैनेट के पास भी हो, तारों के पास भी गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, तारों के पास भी गुरुत्वाकर्षण होता है। आपने कभी ये सुना होगा कि पृथ्वी के पास से एक बहुत बड़ा पिंड गुजर रहा है, और वो पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पृथ्वी की सतह पर गिर सकता है? अरे ऐसा क्यों होता है यार? वो पृथ्वी के पास से गुजर क्यों नहीं जाता? वो गुजरता है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच लेता है। इस वजह से वो कहां आने की कोशिश करता है? पृथ्वी की सतह। वो सतह तक पहुंच नहीं पाता, आसपास का वातावरण इतना खतरनाक है हमारे कि वो उसे पहुंचने नहीं देता। सब ईश्वर की बनाई हुई संरचना है, ईश्वर ने एक एक बात को सोचकर बताया। तो बच्चे गुरुत्वाकर्षण क्या है? इस संसार की हर एक वस्तु, पानी, हवा, जो आप मान रहे हो, वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इस बल को, इस प्रभाव को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। तो बच्चे गुरुत्वाकर्षण किन्हीं दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल है। ये मैं आकर्षण बल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे तो ऐसी कोई वस्तु नहीं पता जो कि गुरुत्वाकर्षण से विरोध में आएगी। मैं आपको थोड़ी देर बाद एक बात बताऊंगा कि वो बात एक अलग है। ठीक है, मुझे तो अभी तक ऐसी कोई वस्तु नहीं पता जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह से विपरीत दिशा में जाती हो, जब तक बल ना लगाया जाए, जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बच्चे गुरुत्वाकर्षण किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण है जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, एक वस्तु, अच्छा एक बात मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूं कि इस ब्रह्मांड में
सभी वस्तुएं एक निश्चित मात्रा के बल से एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अच्छा, क्या बोला 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 कि यहां पर एक शब्द निश्चित मात्रा में बल से, मतलब क्या गुरुत्वाकर्षण बल का कुछ मान होता है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा हो सकता है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो सकता है? बिल्कुल सच। मैं आपको बड़ा प्यारा सा उदाहरण दूं। वजन, आप किसी किताब को उठाओ, बड़ी हल्की लगेगी। आप अपने किसी दोस्त को उठाओगे, बड़ा भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके उस दोस्त पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा है। आप आपके दोस्त को उठा रहे हो ना, जब आप अपने दोस्त को उठा रहे हो ना बच्चे, तो आप गुरुत्वाकर्षण का क्या कर रहे हो? विरोध कर रहे हो। तो विरोध करने के लिए आपको उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना गुरुत्वाकर्षण आपके मित्र पर लगा रहा है बच्चे। तो गुरुत्वाकर्षण अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग हो सकता है। यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान अलग है तो उनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी डिफरेंट हो सकता है। और इस मान को निकालने में हमारी मदद करी एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक का नाम तो यार जानते ही हैं, ना जाने लोग क्या क्या बातें करते हैं। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है ये बात आपको समझ आई होगी। गुरुत्वाकर्षण क्या है ये बात आपको जान लिए होगे। गुरुत्वाकर्षण क्या है ये बात आप पहचान लिए होगे। गुरुत्वाकर्षण क्या है ये बात आप समझ गए होगे। तो बच्चे गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक प्रकार का आकर्षण बल जो इस संसार की हर वस्तु, हम पृथ्वी पर रहते हैं हमारे पर गुरुत्वाकर्षण लगता है, हम शनि ग्रह पर रहते हो लगता, अगर हमारे ऊपर हम बृहस्पति ग्रह पर रहते होते, हाँ हमारे ऊपर तब लगता, हम चांद पर रहते होते हमारे ऊपर तब भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता, हम तारे पर रह रहे होते तब भी हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता। हम जहां भी रहेंगे ना, जिस वस्तु के पास द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान वाली वस्तु के पास हम पर गुरुत्वाकर्षण लगेगा। यदि आप स्वतंत्र ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हो तो आप पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास द्रव्यमान है। आप चीजों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पास ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसके पास द्रव्यमान हो जिसे आप आकर्षित कर पाओ। तो इस वजह से बड़ी कहानी हायर लेवल की है, वक्त आएगा तो हम पढ़ेंगे। तो बच्चे हम बढ़ते हैं आगे हमारी अगली बात की तरफ। तो बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ उदाहरण, आप एक एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। अब बच्चे हुआ क्या, एक कागज का टुकड़ा लेना और उस कागज के टुकड़े को ऐसे रैप करना, ऐसे बॉल बना लेना और उसे किसी ऊंचाई से, आप जहां खड़े हो ना वहां से उसको छोड़ना और नीचे फेंकना। ऐसा क्यों होगा? वो नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया? वो जो कागज का टुकड़ा है वो नीचे की तरफ क्यों आया? क्योंकि उस कागज के टुकड़े के पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कागज के टुकड़े का कुछ ना कुछ वजन है, तो उस पर क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण। अर्थात पृथ्वी का गुरुत्व उसे आकर्षित कर रहा है, इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। पृथ्वी का गुरुत्व उसे आकर्षित कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण। तो यहां पर पृथ्वी की जो सतह है ना, पृथ्वी की सतह उस कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब कहानी आपने सुनी होगी, है बहुत सारे बच्चे मुझसे बातें करते हैं कि भाई न्यूटन साहब थे, न्यूटन साहब एक यूनिवर्सिटी में थे, मुझे उस यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं है अभी, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी में वो क्लास में कुछ सो रहे थे या शरारत कर रहे थे, क्या था, तो उन्हें उनके टीचर ने बाहर कर दिया, जाओ न्यूटन साहब बाहर बैठो। तो न्यूटन सर मस्त सो गए पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे सोए थे आपको पता है? तो उनके सर के ऊपर एक फल गिरा था। वो कौन सा फल गिरा था? वो फल का नाम लिख के बता देना। तो भाई उनके सर के ऊपर एक फल गिरा। अब उस फल को उन्होंने देखा, ओ भाई ये फल आ गया, मैं खाऊंगा। उन्होंने ये नहीं सोचा मेरे ऊपर गिरता तो मैं ये सोचता आज तो पार्टी हो गई बाबा, आज तो पार्टी हो गई। लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि यदि वो वस्तु गिरी है, यदि वो फल गिरा है तो क्यों गिरा? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो फल नीचे की तरफ गिरा? अरे वो फल ऊपर क्यों नहीं गया? अरे वो फल ऊपर क्यों नहीं गया? टप्पा खा के ऊपर चला गया, वो बात अलग है, लेकिन उनके सर के ऊपर गिरा ना। उन्होंने सोचा ऐसा क्या कारण है जिस कारण से वो फल मेरे सर के ऊपर गिर गया? तो वो कारण उन्होंने ही ढूंढकर बताया और उसका नाम क्या था? गुरुत्वाकर्षण। अलग अलग वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण को डिफाइन करने की कोशिश करी। जैसे गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक थे, आपने नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण को डिफाइन करने की कोशिश करी। लेकिन सबसे प्यारा एग्जाम्पल, सबसे प्यारा एक्सपेरिमेंट और सबसे अच्छी वैल्यू न्यूटन ने निकाली थी, इसलिए उनको इतना सम्मान, इतना मान दिया जाता है। तो बच्चे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो हम अपनी सिंपल सी भाषा में कर सकते हैं। अब बच्चे देखो, जो आपने कागज की गेंद नीचे गिराई थी ना, किस वजह से नीचे आई थी? वो आई थी गुरुत्वाकर्षण की वजह से। किसकी वजह से नीचे आई थी बच्चा? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो जिस बल के कारण गेंद नीचे आती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? गुरुत्वाकर्षण। जिस बल के कारण गेंद नीचे आ रही है, अरे गेंद को आप पकड़ के ऐसे छोड़ना, वो नीचे ही आएगी, हमेशा हर हालात में नीचे आएगी, क्योंकि उस गेंद पर क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले एक बात बोली थी कि आपने कभी सोचा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगा रही है? यार आपने कभी सोचा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों लगा रहा है? उसको चक्कर लगाने पे मजबूर कर रहा है।
कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य के पास सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य के पास सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण है। क्यों है? क्योंकि सूर्य का आकार भी तो बड़ा है, जितना बड़ा आकार होता जाता है ना उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता जाता है बच्चे। तो बच्चे आप कभी सोचो ना, आप कभी सोचो कि पृथ्वी के चारों ओर, सॉरी इस संसार में सारे प्लैनेट गोल गोल चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अच्छा, अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस अटेंड करी हैं तो सवाल का जवाब देना। सवाल ऐसा है कि ऐसा कौन सा बल है, ऐसा कौन सा बल है जो कि उनके मार्ग को गोल कर रहा है, जो कि उनके मार्ग को गोल करने के लिए मजबूर कर रहा है। जिसने मेरी पुरानी क्लासेस देखी है ना, वो इस सवाल का जवाब दे देगा। तो बच्चे अगला देखो कि गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है। अच्छा भाई, जैसे मान लो ये हमारा सन। अच्छा, मैं अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं। ओ 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 ओ, ये बना दिया हमने। यार ये तो तारा बन गया। तारा थोड़ी चाहिए भाई, मुझे चाहिए सूर्य। ये सूर्य बन गया है। अब इस सूर्य के चारों ओर हमारी धरती चक्कर लगा रही है। अब ये धरती का जो रास्ता है, जो पथ है, वो परवलयाकार है। वो एक इस तरह के अंडाकार आकार के शेप पे चलती है। कैसे चलती है? क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है एक दूसरे को बांधे रखे। यहां से सूर्य पृथ्वी को खींचता है, यहां पर पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींचती है, जिसकी वजह से एक आंसर आप देना, एक बल इन दोनों के बीच काम करता है, जो कि यार आंसर आप देना। उस बल का नाम क्या है? उस बल का नाम आप कमेंट में डालकर दे देना। तो अच्छा, नहीं पता ना, ढूंढना। ठीक है। अब अच्छा देखो, आप किसी ऊंचाई पर खड़े हो, आप घर की सीढ़ियों पर खड़े हो और सीढ़ियों से किसी बोतल को रखकर ऐसे रोल कर दो तो बोतल नीचे की तरफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उस बोतल पर काम कर रहा है। आप किसी पहाड़ पर हो, वहां से एक पत्थर फेंको तो पत्थर लुढ़कता नीचे आ जाता है। अरे ज्यादा दूर मत जाओ, पेट्रोल बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, जब रोड जो ढलान वाली आ जाती है, जब ढलान वाली रोड आ जाती है तो हम गाड़ी का स्विच ऑफ कर देते हैं। क्यों ऑफ कर देते हैं? ताकि अब गाड़ी खुद ब खुद चलने लगेगी। गाड़ी क्या होगा? खुद ब खुद चलने लगेगी। अरे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल जब ढलान वाला एरिया आता है ना तो अपने आप अपनी गति बढ़ा लेती है। क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है बच्चे। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, हर वस्तु पर लगता है, आपकी साइकिल पर भी लग रहा है। आपको पता चला? तो बच्चे देखो, ढलान पर रखे हुए चट्टान को नीचे की ओर लुढ़कने का कारण क्या होता है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चट्टान जो है नीचे की ओर लुढ़कती है, चट्टान जो है नीचे की ओर बढ़ती है। और इसका कारण क्या है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण। बढ़िया, आया समझ आया? चमका या नहीं? जल्दी बता देना, चमका या नहीं। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, अगले की तरफ। अब बेटा, गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है और हम इस बल का मान निकाल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है और हम इस बल का मान यार बल को हम क्वांटिटेटिव वे में निकाल सकते हैं। बल की मात्रा को निकाला जा सकता है, बल की दिशा भी निकाली जा सकती है और बल की मात्रा भी निकाली जा सकती है। तो बल एक सदिश राशि है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इस क्लास में विशेष तौर पर बल के मान को निकालना सीखेंगे कि आप कैसे बल के मान को निकाल सकते हो। तो बच्चे, बल के मान को निकालने के लिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम हमें पढ़ना पड़ेगा। इसको अंग्रेजी में बताऊंगा ना तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम। और ये यूनिवर्सल है। ये सार्वभौमिक का मतलब क्या है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल वर्ड का मतलब जानते हो ना कि भाई मैं यूनिवर्सल हूं। मतलब क्या है? मैं इस संसार में हर जगह पर वैलिड हूं। यूनिवर्सल है भाई, मेरा फोन जो है यूनिवर्सल है। मैं यूनिवर्सल हूं, मतलब मैं संसार में हर जगह वैलिड हूं। ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब होता है हर वस्तु पर, हर पिंड पर, हर आकार पर, हर प्रकार पर वो चीज लग जाती है। अच्छा, एक बात और बताऊं, अब पृथ्वी गोल है ना तो उस पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर पृथ्वी ऐसी स्क्वायर शेप में होती ना तब भी उस पर गुरुत्वाकर्षण लगता। पृथ्वी अगर ट्रायंगुलर शेप में होती ना तब भी उस पर गुरुत्वाकर्षण लगता। पृथ्वी किसी भी शेप में हो जाती, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल को आकार से कोई मतलब नहीं, उससे मतलब है द्रव्यमान से, उससे मतलब है मास से। ऐसे किससे मतलब है बच्चे? मास से। उसे आकार से कोई मतलब नहीं, गोल मटोल दुबला पतला मोटा कैसा ही हो, बस उसके पास क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। तो याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी तरह के आकार पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है किस पर? निर्भर करता है बच्चे? द्रव्यमान पर। तो भाइयों और बहनों, हम शुरू करते हैं अगली टॉपिक को, अगले कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसको मैंने ज्यादा ही खतरनाक हिंदी में लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ये हर जगह वैलिड है, इसलिए इसे सार्वभौमिक कहा है। किसने दिया?
आंसर मैंने 3 बार बोला है इस क्लास में, इस बात को 3 बार बोला है कि ये लॉ किसने दिया। इस लॉ को जिसने भी दिया ना उसका नाम आप लोग मुझे बताओगे किसने दिया है, किसने दिया है, किसने दिया है। मैंने कई बार इस बात को बोला। अब न्यूटन सर, ओ गलती हो गई मुझसे निकल गया। अब जिस भी साइंटिस्ट ने, जिस भी वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया वो क्या कहते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में कि प्रत्येक कण ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड का हर एक कण, यार ब्रह्मांड का हर कण जो आप इमेजिन कर सकते हो, इस ब्रह्मांड का हर कण दूसरे कण को द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल से आकर्षित करता है। बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। हिंदी बहुत खतरनाक लिखी है, मैं इसको और साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है। मान लो एक पिंड है, मान लो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m1। क्या मान लिया बच्चे मैंने, द्रव्यमान m1। अच्छी नहीं लग रही क्या? मैं एक काम करता हूं, यहां से गोल वाला डायग्राम उठा लेता हूं। मान लो एक पिंड है, गोल वाले ले लेता हूं, ठीक है। मान लो एक पिंड है, ये रहा, और मान लो एक और पिंड है, ये रहा, ठीक है। 2 पिंड आपको दिख गया। पहले वाले पिंड का मैं नाम रख दूं, क्या नाम रख दूं बच्चा, मतलब इसका जो द्रव्यमान है कितना हो गया बच्चे, m1। कितना हो गया बच्चे, m1। और दूसरे वाले पिंड का द्रव्यमान क्या हो गया, m2। एग्जाम्पल के लिए ये m1 मोटा है, m1 क्या है, मोटा है, m2 क्या है, दुबला है। जैसे मैं मोटा हूं तो मैं क्या हो गया m1, आप लोग दुबले पतले हो तो आप क्या होगा m2। अच्छा कोई मुझसे भी ज्यादा दुबला होगा तो बच्चे m1 क्या हो गया, m2 क्या हो गया। 2 अलग अलग द्रव्यमान के पिंड हो गए जो दुबले भी हो सकते हैं, जो मोटे भी हो सकते हैं, लेकिन उनके आकार कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं। किसी की बॉडी बहुत अच्छी हो सकती है, किसी का पेट मेरी तरह निकला हो सकता है, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो भाइयों और बहनों याद रखना, भाइयों और बहनों याद रखना कि m1 और m2 2 पिंड हैं, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है ना, आप r मान लो। अच्छा ये दूरी कहां से नापोगे, एक बात याद रखना, ये दूरी कहां से नापेंगे, हम ये दूरी नापेंगे इसके केंद्र से। हम ये दूरी नापेंगे कहां से, इसके केंद्र से। तो 2 पिंड हैं, इनके बीच की जो दूरी है उस दूरी को मैंने d मान लिया, आप चाहो तो r मान लो। मैं r अभी इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि अगले टाइम बाद, कुछ दिनों बाद मैं r का मान भी रिप्लेस करूंगा d से, ठीक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेंगे तब हम अलग कुछ ना कुछ मान मानेंगे, ठीक है। तो न्यूटन सर क्या कहते हैं, शब्दों को सुनना। न्यूटन सर कहते हैं कि इनके बीच फोर्स लगेगा, इनके बीच क्या लगेगा, बल। और वो बल कौन सा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स, सुनना मेरे शब्दों को, समानुपाती है किसके, m1 और m2 के गुणनफल के। बेटा बड़ा प्यारा लॉ है, देखो आपको कितने साधारण तरीके से समझाता हूं। अब बेटा आप एक बात याद रखना, आपने जब बॉल को नीचे फेंका तो बॉल नीचे गई, पृथ्वी बॉल की तरफ नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। जब पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है ना, तो पृथ्वी इस बॉल को आकर्षित करती है यार, क्योंकि पृथ्वी का आकार बड़ा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी तो ज्यादा स्ट्रांग है। तो जिसके पास ज्यादा ताकत होगी, पृथ्वी इतनी ताकतवर है कि कई हाथी मिलकर भी पृथ्वी को खींचकर नहीं खींच सकते, पृथ्वी को छाकर नहीं खींच सकते। काहे 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 कैसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा। भाई जो विशाल है, जो बड़ा है, वो दूसरे को ज्यादा ताकत से खींचेगा ना। तो पृथ्वी कितनी बड़ी है, हम जैसे कई हजार करोड़ लोगों को पृथ्वी ने संभाल रखा, लेकिन पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पृथ्वी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा आकार है, इतना बड़ा आकार है कि वो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। बेटा हर वस्तु को क्या कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। तो बच्चे देखो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी पर किसी वस्तु को रखें, हम उस वस्तु का द्रव्यमान m2 मान लें, पृथ्वी का द्रव्यमान m1 मान लें, तो इन दोनों के मध्य लग रहा है बल। अब जैसे जैसे मैं पहले वाले पिंड का नाम क्या रखा है मैंने, m1, ठीक है। जैसे जैसे मैं पहले वाले पिंड का आकार बढ़ाता जाऊंगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा। अच्छा अगर कोई वस्तु पृथ्वी से भी बड़ी है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी से भी बड़ी है, उदाहरण के लिए हम सूर्य की बात करें, सूर्य तो बहुत बड़ा, पृथ्वी तो एक बिंदु बराबर है उसके, 13 लाख गुना बड़ा है लगभग, मुझे एग्जैक्ट मान याद नहीं है, ठीक है। 13 लाख गुना बड़ा है बच्चा। तो पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी उतना गुना ज्यादा ताकतवर होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण भी उतना ज्यादा दमदार होगा। उसका जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। क्या बोला आपने, ये समानुपाती शब्द, ये समानुपाती का मतलब ही होता है कि यदि एक वस्तु बढ़ेगी, यदि m1 बढ़ेगा तो f भी बढ़ता जाएगा। इन दोनों के बीच सीधा संबंध है, इन दोनों के बीच सीधा रिश्ता है। ये कहेगा कि मैं बढ़ूंगा तो तू भी बढ़, मैं जितना बढ़ूंगा तू उतना बढ़ेगा। तो बच्चे ये समानुपाती यहां पर दिखाता है कि ये दोनों एक दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं। अच्छा देखो ये मैंने माना क्या है, पृथ्वी अर्थात क्या है, अर्थ, ठीक है। अब यहां पर ये मैंने कागज का टुकड़ा रखा होगा, ठीक है। अब भाई
अगर मैं कागज के टुकड़े के द्रव्यमान को बढ़ा दूंगा, अगर मैं कागज के टुकड़े के आकार को बढ़ा दूंगा तो ज्यादा तेजी से आकर्षित होगा। तो ये नियम यही कहता है कि यदि आप m1 का मान बढ़ाओगे तो भी बल का मान बढ़ेगा। बढ़िया, सही बात बोली। और यदि आप m2 का मान बढ़ाओगे तो भी बल का मान बढ़ेगा। तो जो दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है ना बच्चे, दो पिंडों के मध्य जो लगने वाला बल होता है ना बच्चे, वो m1 पर भी डिपेंड करता है, मतलब पहली वस्तु के द्रव्यमान के बढ़ाने से बढ़ जाता है, और m2 पर भी डिपेंड करता है, दूसरी वस्तु के द्रव्यमान के बढ़ाने से भी बढ़ जाता है। तो दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के। अब लिखिए, इतना समझ आया या नहीं? मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको इसे लिखवाऊंगा भी, ठीक है। अच्छा, ये जो लॉ है ना, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये एक्सपेरिमेंट करके नियम बनाएगा। इस लॉ को एक्सपेरिमेंटल किया था, न्यूटन सर ने किया था, उसके बाद एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी मान भी और एक और तरीके से बताया था बच्चे। अब बच्चे देखो, न्यूटन सर ने कहा कि यदि दो पिंड, आप एक आंसर देना, मेरे पास दो पिंड हैं, ये दोनों पिंड पास रखे होंगे, ठीक है, ये दोनों पिंड पास, इनके बीच लगने वाले बल का परिमाण, जो भी बल होगा आप अपने दिमाग में रख दो। अब मैंने यहां रख दूं, दूरी बढ़ गई, इनके बीच लगने वाले बल का मान थोड़ा कम हो जाएगा, इनके बीच लगने वाले बल का मान थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, यहां रखा है तो भाई कुछ ना कुछ बल लग रहा है, यहां रखा है, इनके बीच लगने वाले बल का मान थोड़ा कम हो जाएगा। तो बच्चों, जैसे जैसे मैं दूरी बढ़ाता जाऊंगा ना, दोनों बलों के बीच का मान भी कम होता है। क्या बोला? दूरी बढ़ाऊंगा तो बल का मान क्या होगा? कम होगा। दूरी बढ़ाऊंगा तो बल का मान क्या होगा? कम होगा। अर्थात फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब अगर मैं दूरी बढ़ाऊंगा तो बल का मान क्या होगा? कम होगा। अब न्यूटन सर ने ये ऑब्जर्व किया, जो वैज्ञानिक इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, न्यूटन सर ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम दूरी को दुगना बढ़ा रहे हैं ना, तो बल जो है ना 4 गुना कम हो जाता है, 4 गुना कम हो जाता है। अच्छा, दूरी को अगर हम 3 गुना बढ़ा रहे हैं ना, तो बल कितने गुना कम हो जाता है? 9 गुना कम हो जाता है। दूरी को अगर हम 4 गुना बढ़ा रहे हैं ना, तो बल कितने गुना कम हो जाता है? 16 गुना। दूरी को अगर हम 5 गुना बढ़ा रहे हैं ना, तो बल कितने गुना कम हो जाता है? 25 गुना। तो ये जब नियम करके देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि बल जो है स्क्वायर टाइम कम हो जा रहा है, वर्ग के टाइम कम हो जा रहा है, इसलिए हम दूरी का क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो आप, ये तो बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, अब आप सुनेंगे ध्यान से कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, क्या बोला? दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहां लिखा हुआ है, वैसे थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, लेकिन मेरे शब्दों को सुनना और इन शब्दों को लिखना। दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। सबूत आपके सामने है। और यही बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग हो रहा है ना भाई, डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है, अर्थात डिस्टेंस का क्या हो रहा है बच्चे? वर्ग हो रहा है। तो दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती तथा, माफ करना उल्टा बोल दिया, फिर से बोल रहा हूं, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। व्युत्क्रमानी का मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच उल्टा रिश्ता है, इन दोनों के बीच नुकसान का रिश्ता है। ये कहेगा मैं फायदे में आऊंगा तो तू नुकसान में जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब बच्चे इस नियम को याद रखना और आगे हम पढ़ते हैं आगे। अब बेटा देखो ध्यान से, अब न्यूटन साहब का जो बल गुरुत्वाकर्षण नियम था, ये कुछ ऐसा था कि जो बल है वो दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और यही बल है जो इनके बीच की दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्यों ना मैं इन दोनों को मिलाकर लिख दूं। तो जैसे ही मैं इसे मिलाकर लिखता हूं तो एफ इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया? m1 m2 और बटे में दूरी का स्क्वायर। मैंने दोनों समीकरणों को क्या कर दिया? मिलाकर लिख दिया। दुनिया का सच है, इस सच को मिटाया नहीं जा सकता, इस सच को हटाया नहीं जा सकता, इस सच को हमेशा मानना पड़ेगा। और सच कुछ ऐसा है कि जब भी आपको समानुपाती हटाना है, जब भी आपको प्रपोर्शन हटाना है ना, तो एक नियतांक लगाना है। क्या लगाना है बच्चे? नियतांक लगाना है। तो यहां पर मैंने समानुपाती हटाया और यहां पर एक नियतांक लगाया g। बड़ा वाला g ही लगाओगे, छोटा वाला g नहीं लगाओगे, बड़ा वाला g ही लगाओगे। तो जहां पर g एक नियतांक है और इस नियतांक को ही कहा जाता है जो टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? टॉपिक देख लो ऊपर एक बार, टॉपिक पढ़ लो। तो g एक नियतांक है और इस g को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या कहा जाता है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो g एक नियतांक है और इसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका मान एक वैज्ञानिक है जिनके बारे में बताता हूं। अच्छा, एक बात, हमने क्या निकाला है? बल।
हमने क्या निकाला है? बल। बल किसी भी प्रकार का हो, संसार में 4 बल पाए जाते हैं, उसमें से सबसे प्रमुख बल है कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। बल किसी भी प्रकार का हो, मात्रक उसका क्या होगा? न्यूटन। अधिक जानकारी के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम को ध्यान से पढ़कर आए, वहां पर मैंने आपको एक एक बात डिटेल के साथ, एक एक बात जानकारी के साथ बताई है। ठीक है, अब बेटा आगे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यहां से सूत्र मिल गया। आप इस संसार में किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य का बल निकाल सकते हो, बस आपको उनके द्रव्यमान का मान पता होना चाहिए। देखो अभी हम थोड़ी देर बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, वहां पर आपको मैंने बताया होगा। ठीक है, m1 और ये था m2। अब बेटा देखो यहां पर गुरुत्वाकर्षण नियत स्थिरांक का मान क्या है। अब एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम तो मुझे पता, किस साल में करा ये मुझे याद नहीं है, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान निकाला। क्या करा उन्होंने? जी का मान निकाला। कैसे निकाला बच्चा? उन्होंने कैसे जी का मान कैसे निकाला? उन्होंने 2 पिंड लिए। अब रेक्टेंगल के पिंड ले लेते हैं। एक पिंड ये लिया उन्होंने, ठीक है, और एक और पिंड लिया। अब बच्चे इन दोनों पिंड के का जो द्रव्यमान था, इसका द्रव्यमान मैंने कितना मान रहा था? m1, तो इसका द्रव्यमान उन्होंने लिया 1 kg। कितना लिया बच्चे? 1 kg। और इसका द्रव्यमान कितना है? m2, और इसका मान उन्होंने कितना लिया? 1 kg। तो जो कैवेंडिश सर थे, उन्होंने एक पिंड का द्रव्यमान कितना लिया बच्चे? 1 kg, और दूसरे पिंड का मान कितना लिया बच्चे? 1 kg। तो 2 पिंड हैं 1 kg और 1 kg के। कितने कितने के हैं? 1 kg और 1 kg के पिंड है। इनके बीच की जो दूरियां कहां से नापोगे बच्चा? केंद्र से। ठीक है, तो दूरियां कितनी मान ली बच्चा? d, और इस d का मान कितना माना उन्होंने? 1 मीटर। ठीक है, इस d का मान कितना माना बच्चे? 1 मीटर। तो दूरियां कितनी मानी उन्होंने? 1 मीटर। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल ही g होता है। इन दोनों के मध्य लगने वाला बल ही g होता है। मैं आपको सबूत देता हूं। कुछ देर पहले ये देखो हमने ये वाला सूत्र पढ़ा था। सूत्र क्या कहता है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे में d²। यही कहता है ना बच्चे। अब F अपनी जगह है, G को यहीं रहने दो। ठीक है, अब बच्चा m1 का मान 1, m2 का मान 1, और d का मान कितना आ गया? 1। तो यहां पर 1 1 1 सब कुछ 1 हो गया। तो फोर्स किसके बराबर हो गया? बल किसके बराबर हो गया बच्चे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर। तो हेनरी कैवेंडिश ने यह देखा कि जब भी एकांक द्रव्यमान के 2 पिंड, एकांक द्रव्यमान के 2 पिंड मतलब जिनका द्रव्यमान 1 हो, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच जो बल लग रहा है ना, उस बल का मान ही गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। और उस बल का मान उन्होंने निकाला। इसका मान आया 6.67 इंटू 10 की पावर -11। कितना आया बच्चे? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अच्छा, इसमें अभी मैं मात्रक रखना आपको सिखाऊंगा। कितना आया? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। याद रखना इसको, ठीक है। ये मान यही होना चाहिए, माइनस में ही होना चाहिए, प्लस में नहीं होना चाहिए, माइनस में। अब बेटा देखो ध्यान से, मुझे इस सूत्र से, मुझे इस फॉर्मूला से क्या निकालना है? इसका मात्रक। कौन से सूत्र से? यहां से। तो बच्चे देखो, न्यूटन का ये वाला सूत्र मैं उठाऊंगा। क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटा d²। देखो बेटा, जब आप 11th क्लास में आओगे ना, आपको डिटेल में ये सारी बातें सिखाऊंगा, लेकिन अभी हमें सीखना है यार। अब बेटा इसको मैं d को यहां ले आओ, तो F गुणा क्या हो गया बच्चा? d², और m1 m2 को नीचे ले आओ, तो m1 m2 बराबर क्या आ गया बच्चे? g के। ठीक है, अब फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। d मतलब दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर। अच्छा, m1 मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg, और m2 इसका मात्रक भी क्या होता है? kg। तो इसका मात्रक क्या होता है g का? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चे? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg²। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg²। बढ़िया, चमका एकदम, आया एकदम। बताओ फटाफट फटाफट। तो बच्चे ये जी का मान आपको सच में ही मेमोराइज होना चाहिए। मेरी क्लास का जो अच्छा बच्चा होगा, मेरी क्लास का जो टॉपर बच्चा होगा, मेरी क्लास का बच्चा जो सपने देखना चाहता है अच्छे काम करने के लिए, मेरी क्लास का ऐसा बच्चा जो जानना चाहता है जिंदगी में नए नए नियमों को, मेरी क्लास का बच्चा जो आने वाले भविष्य में कोई डिस्कवरी करना चाहता है, वो इस मान को याद रखेगा। क्योंकि इस मान की सहायता से, इस मान की सहायता से तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाला है। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो बच्चे जी का मान और उसका मात्रक दोनों याद होना चाहिए। अब बच्चा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि सही या गलत बताओ, अन्य ग्रहों सूर्य के बीच आकर्षण मौजूद है या नहीं। आंसर दे देना, आंसर दे देना भाई लोग। उत्तर चाहिए, उत्तर आप देंगे, उत्तर आप देंगे। कहां देंगे आपको पता है, ठीक है। उत्तर आप देंगे, कहां देंगे आपको पता है।
थोड़ा बहुत तुम भी तो करो। तो बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है बच्चा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं कैलकुलेशन स्किप करूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दो द्रव्यमान 30 किलोग्राम और 50 ग्राम के, तो बच्चे मैंने मान लिया एक जीवन बुलाओ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बुलाना है हमें? जीवन। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बुलाना है बच्चे? जीवन बुलाना है, ठीक है। अब बच्चा देखो जीवन क्या कहता है, ठीक है। अब बच्चे गिवन क्या कहता है कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है m1 और m1 का मान कितना दिया है? 30 किलोग्राम, ठीक है। और एक और पिंड है जिसका द्रव्यमान है m2 और इसका मान कितना दिया है? 50 किलोग्राम। इनके बीच की जो दूरियां हैं, दूरियां कितनी दी हैं? 4 मीटर। तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? अब इन चारों के बीच रिश्ता क्या कहलाता है, मुझे इतना बता दो। इन चारों के बीच रिश्ता क्या कहलाता है, इतना अगर आप बता दोगे ना तो इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में कर लेंगे। इन चारों के बीच का जो रिश्ता है, इन चारों के बीच का जो रिश्ता है, अरे अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, अभी हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये कहलाता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r²। तो क्या कहलाता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में दूरी का स्क्वायर। अच्छा, बल का मान मुझे निकालना है। जी का मान अभी याद करा, मान क्या था? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। m का मान, m1 का मान 30 दिया है, m2 का मान 30 दिया है, और दूरी का मान d स्क्वायर का, d दूरी कितनी दी है? 4। तो ऐसे में ऐसा लिख दूं 4 इंटू 4। तो बचा इसको 2 कर दो, इसको 15 कर दो, और इसको भी 2 कर दो, और इसको भी 15 कर दो, ठीक है। तो यहां पर क्या बच रहा है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 बटा 2 गुणा 2, ठीक है। अब अच्छा देखो 6.67 गुणा 15 गुणा 15 बटे 4 और गुणा में 10 की पावर -11। अब पॉइंट हटाकर यहां पर क्या लगा सकते हो? 0। जब मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, अच्छा मैं तो चीटिंग कर सकता हूं ना इसमें, मैं तो चीटिंग कर सकता हूं, मतलब मैं आपको पूरा सॉल्व करके ना दिखाते हुए डायरेक्ट आंसर पुट कर दूं। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा, अप्रॉक्स आंसर है बेटा, चेक कर लेना, मैं आपसे अभी से कह रहा हूं, अप्रॉक्स आंसर 62.5 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन, ठीक है। इसको आप एक बार चेक करके देखना, कैलकुलेशन करके आपको देखना पड़ेगी बेटा, ठीक है। देखो 2 से डिवाइड कर देना इनको, 15 और इन सबको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15 15 225, 225 इंटू 667 का मल्टीप्लाई करना और डिवाइड कर देना 400 से, आपका आंसर आ जाएगा 62.5 अप्रॉक्स आंसर आएगा। इसको एक बार चेक कर लेना, इसको एक बार चेक कर लेना बेटा, मैंने ये अनुमानित आंसर लगाया है, पता चले कि दिक्कत हो। वैसे आंसर सही है, जहां तक है आंसर सही है, ठीक है। अब अच्छा देखो हाँ, अब अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, बंद नहीं करना, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना, इसमें भी हम वही पुराने कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बच्चे देखो, पृथ्वी और उसकी सतह पर 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण कितना होगा। बच्चे इस क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक से करवाऊंगा और उस ट्रिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बच्चा देखो, एक पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने मान लिया m1, और एक पिंड है, पिंड का द्रव्यमान मैंने क्या मान लिया? m2। अब m2 कितना दिया हुआ है बच्चे? 1 kg, ठीक है। और पृथ्वी का द्रव्यमान ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, यह दिया है ना। और पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है बच्चों, ये रही पृथ्वी की सतह बेटा, इस सतह से लेकर यहां पर वस्तु रखी हुई है। अच्छा देखना, याद रखना, अगर आप एक गड्ढा खोदते हो, अगर आप एक गड्ढा खोदते हो तो आप कहां जाओगे? गड्ढे के अंदर। आप उस गड्ढे के अंदर और गड्ढा खोदते हो, कहां पर जाओगे? गड्ढे के अंदर। आप उस गड्ढे के अंदर एक और गड्ढा खोदते हो, तो आप कहां जाओगे? उस गड्ढे के भी अंदर। आप उस गड्ढे के अंदर भी एक गड्ढा खोदते हो जो आपको पृथ्वी के केंद्र तक ले जाता है। तो यहां पर आकर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है जो वस्तु के केंद्र और केंद्र के मध्य काम करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जब भी आप नापोगे, गुरुत्वाकर्षण बल जब भी आप जानोगे, वो केंद्र से केंद्र की दूरी के बीच नापोगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है। और यदि आप पृथ्वी के केंद्र, वैसे पहुंचना असंभव है, आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, लेकिन यदि आप आपको अभी मैं कारण बताता हूं,
यदि आप गुरुत्वाकर्षण बल के, यदि आप पृथ्वी की सतह के अंदर जाते जाते पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाते हो तो आपके गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है। मैं आपको थोड़ी देर से इसका कारण बताता हूं बेटा, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बाद। तो बच्चा एक वस्तु यहां पर रखी हुई है, पृथ्वी का द्रव्यमान आपने कितना लिया है m1 और इस वस्तु का द्रव्यमान क्या लिया है m2 और इसकी दूरी कितनी ली है बच्चे r, जो कि d होती है, d की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं अब हम r। तो बच्चे दूरी का मान मतलब जो त्रिज्या दी है पृथ्वी की, आप त्रिज्या ही लोगे ना बच्चे, सतह पर रखी हुई है वस्तु, सतह पर रखी हुई वस्तु, तो क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब यहां पर मैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लगा दूंगा तो क्या होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में दूरी, अब दूरी क्या है त्रिज्या, ठीक है, तो F अपनी जगह, जी का मान अभी हम पढ़कर आए 6.67 इंटू 10 की पावर -11, m1 का मान 6 इंटू 10 की पावर 24, m2 का मान कितना आएगा बच्चे 1 और अपॉन में r का मान कितना दिया है बच्चे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। जब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा ना तो मेरा आंसर आएगा 9.8, कितना आएगा बच्चे 9.8 न्यूटन, कितना आएगा बच्चे 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो यदि एक किलोग्राम का कोई भी पिंड हो तो उस 1 किलोग्राम के पिंड पर कितना बल लग रहा है, तो हमारा आंसर होगा 9.8 न्यूटन का बल लग रहा है। अब मैंने कहा था कि पृथ्वी की सतह पर आपका मान शून्य कैसे हो जाएगा, आपके बल का मान शून्य, एक सबूत यह है और वो सबूत मैं बाद में दूंगा। तो अगर हम पृथ्वी की सतह से नीचे की तरफ जाते हैं, पृथ्वी की सतह से कहां जाते हैं बच्चे, नीचे की तरफ जाते हैं, तो वहां तो त्रिज्या ही नहीं होगी ना, वहां तो गुरुत्व ही नहीं होगा। गुरुत्व मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, G=gm/r², तो वहां पर दूरी ही नहीं होगी ना। जब दूरी नहीं होगी तो बल ही नहीं होगा ना, तो क्योंकि बल किस पर डिपेंड करता है, दूरी पर। आपने दूरी को कम कर दिया, कितना कम कर दिया कि बिल्कुल पास आ गए, जब दूरी नहीं है तो बल ही नहीं होगा, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान वहां पर शून्य हो जाएगा और आपको वजन नहीं फील होगा, आपको भारहीनता फील होगी। अब अच्छा देखो, इसका एक या दो क्वेश्चन मैं करूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। अब दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना हो जाएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m1 है तो अब वो कितना हो गया बच्चे 2m1। तो बच्चे देखो, जब उसका द्रव्यमान m1 था ना तो तब बल कितना हो गया, F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन में दूरी का स्क्वायर। अब आप इस बल को नाम दे दो F1। अब बच्चे देखो G और m1 की जगह क्या पुट कर दोगे आप 2m1 इज इक्वल टू m2 बटा डी स्क्वायर, और अच्छे से लिख दो तो F इज इक्वल टू, बच्चा 2 बाहर लिख दो तो 2, ये F2 नाम दे देते हैं हम दूसरे बल को, तो 2G m1 m2 बटा डी स्क्वायर। तो बच्चा देखो जो F2 है ना, अगर आप पूरा ध्यान दे पा रहे हो, F2 जो है ना, तो ये पुराना वाला बल जो है ना F1, इस F1 से कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, दुगना हो जाएगा। तो बल कितना हो जाएगा, दुगना। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना करोगे, अरे समानुपाती है ना, तो वो भी दुगना हो जाएगा। अच्छा, एक वस्तु का द्रव्यमान, इसको आप करोगे, ऐसे आप करोगे कि वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ गई। अगर वस्तु के बीच की दूरी पहले दुगनी हुई है, मैंने बताया हुआ है, यदि वस्तु के बीच की दूरी दुगनी हुई है तो बल कितने गुना कम होगा, मैं आपको बता दूं 4 गुना कम होगा। यदि किसी वस्तुओं के बीच के दूरी तिगुनी हो जाती है तो बल 9 गुना कम हो जाएगा, और यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान भी दुगना हो जाएगा तो बल 4 गुना हो जाएगा। ये मैंने हिंट दे दी है, इस हिंट के साथ मुझे इन सभी के आंसर चाहिए। तो बच्चे, आज का थॉट ऑफ द डे, आज की बात ऑफ द डे, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं ना वो कभी भी किस्मत की बात नहीं करते। बच्चा कहते हैं ना कि यार किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, यार किस्मत में होगा तो अरे तुम्हारी किस्मत में लिखा हो यार, तुम्हें मेहनत करके मिलेगा। लिटरली मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, मैंने बहुत चीजें किस्मत के भरोसे छोड़ी हैं, लेकिन एट दी एंड मुझे ये एहसास हो गया, मुझे ये पता चल गया कि मुझे जो भी मिलेगा ना वो मिलेगा मेहनत से ही मिलेगा। तो तब से मैंने मेहनत करना शुरू कर दी बच्चे, और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से मेहनत का रिजल्ट मिला, क्योंकि मेरी किस्मत में ही लिखा था कि मुझे मेहनत करके ही मिलेगा। तो बच्चे बिल्कुल भरोसा मत करो मेहनत का, मेहनत तभी साथ देगी जब आप किस्मत और मेहनत का एक सामंजस्य बिठाकर काम करोगे। आपकी किस्मत है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस्मत मेहनत करने से ही चमकेगी। तो बच्चे मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, मेहनत में 1% की कमी मत छोड़ना। तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं बच्चे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत मजेदार लगी होगी, आप सभी को आज की क्लास बहुत शानदार लगी होगी, आप सभी को आज की क्लास बहुत प्यारी लगी होगी।
बस शर्त इतनी है, जैसा भी लगाओ पढ़ाई कर लेना बेटा, पढ़ाई कर लेना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय, आई लव यू मेरे उदय के प्यारे प्यारे बच्चों, टाटा बाय, टाटा बाय।